वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगावेट। तो आज फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लेकर के आ रहे हैं, इस टॉपिक को लेकर के। ये हमारी सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने जो डील किया था ना, वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन थी, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से मैं इसको दो पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि एक पार्ट में बनाने की वजह से जो ड्यूरेशन होती है वीडियो की वो काफी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं इसको दो पार्ट में बना रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल डील किए थे ना, वो मोस्टली प्लेट के ऊपर बेस्ड थे, और प्लेट के ऊपर बेस्ड जिसमें से मिनिमम वन प्लेट क्या हो रही थी, फिक्स्ड हो रही थी, और दूसरी प्लेट मूवेबल थी। तो उस केस में हमने देखा कि उस प्लेट के बीच में थिकनेस का क्या रोल है, जो मूविंग प्लेट है उसकी स्पीड क्या होगी, या स्पीड को हमें मेंटेन करके रखना है तो हमें उस प्लेट के ऊपर या उस सिस्टम के ऊपर कितना हमें पावर अप्लाई करना पड़ेगा या कितना पावर इनपुट देना पड़ेगा। तो इन सब से रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन डील किए थे, और आज भी हम लोग जो क्वेश्चन डील करने वाले हैं प्रीवियस ईयर की है, लेकिन आज प्लेट की क्वेश्चन बहुत कम होगी, एक दो होगी। मोस्टली जो होगी वो गेज प्रेशर, गेज हाइट, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल के ऊपर बेस्ड होगी मोस्टली क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी जो आज के लेक्चर के पहले क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ अ ट्यूब इज 1 mm देन द कैपिलरी राइज इज 3 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि अगर हमें एक ट्यूब को सिंक करना है जिसकी डायमीटर 1 mm दी गई है, तो उस केस में जो कैपिलरी राइज जो हमें मिली वो 3 सेंटीमीटर मिली। अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कैपिलरी राइज व्हेन डायमीटर चेंजेस टू 0.2 mm। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैपिलरी राइज क्या होगा अगर मैं उस डायमीटर को 1 mm से नहीं बल्कि उसको मैं रिप्लेस कर दूं 0.2 mm डायमीटर वाले ट्यूब से, तो उस केस में कैपिलरी राइज कितनी होगी। अब जरा देखते हैं ये राइज होगी या फॉल होगी, इसको जरा समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे उसको मैं मेमोराइज कराने वाला हूँ। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कैपिलरी राइज का, जब हम लोग थ्योरी को डील कर रहे थे तो उस केस में मैंने क्या बताया था, कैपिलरी राइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ द ट्यूब है। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डाया ऑफ द ट्यूब है, इसका मतलब कि अगर हम लोग डायामीटर को डिक्रीज कराएंगे तो कैपिलरी राइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, या डायामीटर को इंक्रीज कराएंगे तो कैपिलरी राइज क्या होगी, फॉल होगी। तो सिंपल देखो कि हमारी डायामीटर 1 mm है तो कैपिलरी राइज 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं डायामीटर को कम कर रहा हूँ तो हमारी कैपिलरी राइज बढ़नी चाहिए ना, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन खत्म, और हमारी क्या होगी कि ये ए वाले भी नहीं रहेगी। अब ये ए वाले भी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी कैपिलरी राइज डायामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वैल्यू में चेंजेस कुछ ना कुछ होगी, वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। बाकी हमारी बच गई कि इन दोनों में से कौन सी होगी, इसको डील करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये तो मैंने बेसिक मेथड बताया कि ऑप्शन को फिल्टर कैसे कर सकते हैं। क्लियर हुई चीजें। तो जब ये हमारे रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम लोग इसका रेशियो ले रहे हैं S2 अपन में H1, तो ये क्या आ जाएगी, इक्वल टू D1 अपन में D2। अब जब हम लोग इसकी वैल्यू का पुटिंग करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई S2 की, वो क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हम अपनी ट्यूब की डायमीटर को 1 mm से चेंज करके 0.2 mm पे ला रहे हैं, तो हमारी जो कैपिलरी राइज होगी ना, वो 3 सेंटीमीटर से डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाएगी, 15 सेंटीमीटर पर पहुंच जाएगी। अब जो हमारी सेकंड क्वेश्चन है इस लेक्चर की, वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, 1.6 into 10 to the power minus 5 meter square per second. Its kinematic viscosity at 70 degree Celsius will be approximately। ये क्वेश्चन गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 1999 में पूछा जा चुका है। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये दे दिया गया है। अब ये बोल रहा है कि हमें सेम एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताओ कितने डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर, और वो भी एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था साउदर्न थ्योरी के अंदर कि जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ पावर 3/2। तो सेम वही प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कि हमारी फाइनल टेम्परेचर क्या है 70, इनिशियल क्या है 20। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि जब हम टेम्परेचर को पुटिंग करेंगे ना, तो डिग्री सेल्सियस में नहीं बल्कि टेम्परेचर को हमें केल्विन में पुटिंग करना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, और उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुटिंग कर रहे हैं, तो पुटिंग करने के बाद हमें जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू मिली वो क्या आ गई 1.263 into 10 to the power minus 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी आंसर होगी वो क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ये बेसिक सा क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है तो हो जाएगा क्वेश्चन ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है, ये थ्योरी में ही हम लोगों ने पढ़ा था। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सरफेस टू बी कॉल्ड एज अ फ्री सरफेस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें किसी भी सरफेस को अगर फ्री सरफेस बोलना है
तो उसके लिए जो जरूरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी वो क्या होनी चाहिए। तो हमने क्या सीखा था कि अगर कोई सरफेस फ्री सरफेस होगा हम उसको तभी फ्री सरफेस बोल सकते हैं जब उस सरफेस के ऊपर शियर स्ट्रेस क्या होनी चाहिए, जीरो एक्ट होनी चाहिए। मतलब उस सरफेस के ऊपर शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं होनी चाहिए, तभी हम उस सरफेस को क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस बोलेंगे। तो हमें याद रखना है कि द सरफेस एट विच शियर स्ट्रेस इज जीरो इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारी आंसर क्या हो जाएगी, सी। अब हम लोग फिर से क्या आ रहे हैं कि कैपिलरी राइज के ऊपर आ रहे हैं, और ये जो कैपिलरी राइज का क्वेश्चन है ये ईएससी के अंदर मैकेनिकल 2002 में पूछी जा चुकी है। तो ये जो कैपिलरी राइज ये दिया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर इन अ लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर ये अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। एक तो हमारे 20 डिग्री सेल्सियस हो गई, दूसरी यहाँ पर लीन ग्लास बोला गया है, बॉडी क्या है, ये वाटर बॉडी है। कैपिलरी राइज तो बोला गया, लेकिन हमें यहाँ पर बोला क्या गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर। याद होगा कि मैंने नोट पॉइंट पर लिखाया था एट 20 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर जो सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, 0.736 न्यूटन पर मीटर होगी। ये मैंने नोट पॉइंट में वहां पर लिखा था कि ये डायरेक्ट याद रखना कि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व करके पूछ लेते हैं कि इसको यूज करते हुए हमें कोई अदर वैल्यू बताओ। जैसे यहाँ पर कैपिलरी राइज पूछ लिया कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सरफेस टेंशन की वैल्यू ये बोला तो नहीं है, लेकिन हमें यूज करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम कैपिलरी राइज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि इसको डायरेक्ट ही हमें क्या करना है, याद रखना है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 20 डिग्री सेल्सियस पर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मिल गया। अब यहाँ पर बोला गया है कि लीन ग्लास बोला गया है, तो हमने वहां पर बोला गया था कि इन केस ऑफ प्योर वाटर ग्लास और लीन ग्लास जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। ये मैंने नोट पॉइंट में लिखाया था। तो जब हम लोग यहाँ पर कैपिलरी राइज की यहाँ पर फॉर्मूला को पुटिंग कर रहे हैं H इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन में WD, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो हमें 1 की वैल्यू दे देगी। यहाँ पर W जो है वो रोजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर पता ही है, G की वैल्यू पता ही है। तो जब हम लोग इसमें पुटिंग करेंगे यहाँ पर जो मिस राइटिंग हुई वो क्या है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 10 टू द पावर 3 होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि रो की वैल्यू 10 टू द पावर 3 लिखी यहाँ पर, और जो हमारी G की वैल्यू है वो 9.8 होती है, तो उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। और जो D की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये 1 mm दिया गया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3। जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कैपिलरी राइज 0.03 मीटर मिलेगी, और 0.03 मीटर को जब हम लोग mm में करेंगे तो हमें 30 mm मिल जाएगी। तो क्या समझ में आया यहाँ पर इस क्वेश्चन से कि अगर हम कोई वाटर बॉडी ले रहे हैं और वाटर की टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और जिस भी ग्लास में रख रहे हैं वो उसके पास जो कांटेक्ट बन रहा है वो लीन ग्लास बन रहा है, लीन ग्लास कांटेक्ट बन रहा है वहां पर, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री बन रहा है। तो उस केस में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 mm डायमीटर की ट्यूब को अगर डिप कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें जो कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा वो 30 mm देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा फॉर्मेट चेंज है क्वेश्चन को पूछने का। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। अ ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm इंटरनल डायमीटर, मतलब जो ग्लास ट्यूब दिया गया है उसकी जो इंटरनल डायमीटर यहाँ पर है 2.5 मीटर है, इज इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ मास डेंसिटी 940 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मास डेंसिटी भी दिया गया है क्वेश्चन का, टू अ डेप्थ ऑफ 9 mm, मतलब उसको कितने गहराई तक डिप किया गया वो दिया गया है 9 mm तक। इफ अ प्रेशर ऑफ 148 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नीडेड टू फॉर्म अ बबल व्हिच इज जस्ट रिलीज्ड, व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल। अब बात समझो क्या है, एक ट्यूब लिया गया जिसकी इंटरनल डायमीटर कितनी यहाँ पर दी गई है 2.5 mm। अब इसको इमर्स्ड किया गया एक ऑयल के अंदर जिसकी डेंसिटी जो है वो 940 kg पर मीटर क्यूब है, लेकिन डिप कितना किया गया 9 mm तक। किस लिए, टू फॉर्म अ बबल, मतलब इतना 9 mm डिप करेंगे, जब डिप करने के बाद हम उसको 148 पास्कल के साथ जब हम उसके ऊपर ऑपरेशन करें, मतलब डिपिंग कर रहे हैं, तो वहां पर एक बबल फॉर्म हो रहा है। जब वो वहां पर फॉर्म होने के बाद जस्ट रिलीज हो रहा है, तो उस केस में ऑयल के ऊपर या जो बबल्स फॉर्म हो रहा है उस ऑयल के बबल्स, उस पे सरफेस टेंशन कितना अप्लाई हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा बहुत बेसिक तो चाहिए, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ अजम्पशन भी लेना पड़ेगा। और अजम्पशन क्या है, ये जो ट्यूब है यहाँ पर, इस ट्यूब से जो बबल्स का फॉर्मेशन होगा उसकी साइज क्या होगी, हम लोग साइज क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बबल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसकी साइज के बारे में यहाँ पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। तो जब यहाँ पर नहीं बोला तो हमें कुछ ना कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा, लेकिन वो अजम्पशन लेंगे क्या कि जो बबल्स की जो साइज होगी ना वो इस ट्यूब के साइज के बराबर ही लेंगे, हमें ये मान करके चलना है।
कि मैक्सिमम साइज बबल्स की क्या होगी, वो ट्यूब के साइज के बराबर होगी। इसलिए हमने क्या मान लिया, डाया रिलीज्ड बबल इज सेम एज द डाया ऑफ ग्लास। तो इससे समझ में आ गया कि हमें बबल्स की साइज मिल गई, मतलब हमें ट्यूब के साइज के बराबर ही लेना है। हमें डेप्थ भी क्वेश्चन में दिया गया है, डेंसिटी भी दे दिया गया है, इनसाइड प्रेशर भी दिया गया है। इनसाइड प्रेशर ये कैसे हमें मिलेगा, तो इनसाइड प्रेशर निकालना है तो रो जी एच से क्या करेंगे, यहाँ पर इनसाइड प्रेशर निकालेंगे। तो डेंसिटी दे रखा है, जी की वैल्यू हमने इजी कैलकुलेशन के लिए 10 ले लिया, और h 9 mm है तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी हम लोग कैपिलरी राइज या फॉलो कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर हम लोग जो प्रेशर लेते हैं वो गैस प्रेशर लेते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यू यहाँ पर दिखा रहे हैं P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, गैस प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इस केस में हमें गैस प्रेशर की वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें गैस प्रेशर को और पॉजिटिव में लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस इनसाइड प्रेशर करेंगे। तो जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस इनसाइड प्रेशर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई डेटा पुटिंग करने के बाद ये इस तरीके से अपीयरेंस आ गया। तो हमने क्या किया कि सारी वैल्यू को फिर से इसमें क्या किया, पुटिंग किया। अब यहाँ पर ये जो 4 है इसको जब दूसरी साइड पुट करेंगे तो क्या डिवाइड में जाएगा, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें डेटा मिल रही है सरफेस टेंशन की, वो 0.041 न्यूटन पर मीटर मिल रहा है। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि अगर एक हम लोग ग्लास ट्यूब ले रहे हैं और उसको ऑयल के अंदर डीप कर रहे हैं, और ये जो कंडीशन दिया गया है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हम लोग सारी प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहां से जो बबल्स का फॉर्मेशन होगा, तो उस बबल्स के ऊपर जो सरफेस टेंशन एक्ट होगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.041 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का ही केस आ गया। लेकिन यहाँ पर जो प्लेन लिया गया वो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं, बल्कि यहाँ पर ये प्लेन इंक्लाइंड फॉर्मेट में लिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत बेसिक यूज करेंगे कंपोनेंट रिजॉल्व करके। और रिजॉल्व करने के बाद हमारा क्या टारगेट रहेगा कि बॉडी के मोशन के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, हम उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, और वो वैल्यू हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, विस्कस फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, और उसको लेकर के हम लोग अभी अपनी आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अ प्लेट ऑफ वेइंग, मतलब प्लेट की वेट क्या दे दी गई है, 150 न्यूटन दे दिया गया। मेजरिंग मतलब उसकी डायमेंशन भी दे दी गई, 0.8 मीटर इंटू 0.8 मीटर। Just slide down on inclined plane over which an oil film of 1.2 mm thickness for an inclination of 30 degree and velocity of 0.2 मीटर पर सेकेंड, the viscosity of oil used is, मतलब हमें ऑयल की विस्कोसिटी बतानी है कि कितनी है। तो हमें दिया क्या गया है कि प्लेट की वेट दे दी गई है, प्लेट की डायमेंशन मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया गया, और जिस फिल्म के ऊपर वो स्लाइड कर रही है उसकी थिकनेस भी हमें मिल गई, और जिस प्लेन के ऊपर वो स्लाइड कर रही है प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पे एंगल बना रही है, कितने डिग्री से एंगल बना रही है, हमें एंगल भी मिल चुकी है, और कितनी स्पीड से स्लाइड डाउन कर रहा है ये भी हमें दे दिया गया है। तो सारे डेटा हमें गिवन है। निकालना क्या है, सिर्फ हमें कि ऑयल की विस्कोसिटी क्या है ये निकालना है। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें स्पीड की अलोंग हमें फोर्स नहीं दिया गया, ये बॉडी की वेट दिया गया है। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि स्पीड के अलोंग फोर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारी ऑयल फिल्म दिया गया है, इसके ऊपर ये बॉडी दिया गया, इस बॉडी की वेट यहाँ पर 150 न्यूटन दिया गया है। तो बॉडी की वेट हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पर ये बॉडी वेट आ गया। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस डायरेक्शन में हमें फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन कंपोनेंट मिलेगी, मींस 150 इंटू साइन 30 डिग्री। तो हमें फोर्स मिल गया क्या कि अलोंग द मूविंग डायरेक्शन, और ये फोर्स हमें क्या दे देगी, विस्कस फोर्स। तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो गया, आसान हो गया। तो अब सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुटिंग करेंगे। पुटिंग करने के बाद सिंपल हमें निकालना क्या है, म्यू की वैल्यू, और म्यू की वैल्यू जो हमें मिलेगी 0.703 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हमें मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो आंसर आएगी वो क्या हो जाएगी, डी आंसर होगी। ये भी मैंने नोट पॉइंट में लेक्चर में डील कर चुका हूँ कि जो हाइट और प्रेशर का रिलेशन क्या है इन केस ऑफ एयर, तो उसको भी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में फिर से समझने वाले हैं। Assuming constant temperature condition and air to be an ideal gas, मतलब हमें जो कंडीशन दिया गया है वो क्या दिया गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन लेना है, और जो यहाँ पर फ्लूइड है वो क्या है, वो हमारी एयर है, और उसको हमें कैसा ट्रीट करना है, आइडियल गैस की तरह ट्रीट करनी है।
द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट कैलकुलेटेड फ्रॉम फ्लूइड स्टैटिक। अब ये बोल रहा है कि हमें फ्लूइड को स्टैटिक मानते हुए आइसोथर्मल कंडीशन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमें ये बताना है कि उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हाइट के साथ क्या चेंजेज आ रहा है या जो चेंजेज हो रहा है उसकी नेचर कैसी होगी। तो उसकी नेचर एक्सपोनेंशियल होगी। अभी एक्सपोनेंशियल क्यों होगी? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इन केस ऑफ आइडियल गैस अगर आइसोथर्मल कंडीशन हो रहा है तो जो प्रेशर जो रिलेशन आता है P इक्वल टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस जेड जी बाई आर टी, या ये भी लिख सकते हैं P इक्वल टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस एच जी बाई आर टी। तो यहाँ पर H और Z दोनों क्या है, ये हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हाइट और प्रेशर के साथ रिलेशन कैसा आ रहा है? एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इसलिए हमारी आंसर क्या होगी? ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और डिक्रीज होगी। जो भी फैक्टर होगा मतलब इसका नेचर जो होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। तो आज के लेक्चर की जो हमारी लास्ट क्वेश्चन है वो देखा जाए तो एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है और साथ ही साथ ये क्वेश्चन गेट 2019 के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हमें यहाँ पर हर एक पॉइंट को समझते हुए इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। टू इमिसिबल इनकॉम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड, मतलब दो फ्लूइड लिया गया है जो क्या इमिसिबल है और इनकॉम्प्रेसिबल भी है, और विस्कस फ्लूइड हैविंग सेम डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी क्या दी गई है? सेम है। लेकिन डेंसिटी सेम होने के बावजूद भी क्या है कि इसकी जो विस्कोसिटी है और डिफरेंट है। आर कंटेंट बिटवीन टू इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट, मतलब अब इस फ्लूइड को, दोनों फ्लूइड को रखा किसके बीच गया है? दो पैरेलल प्लेट के बीच रखा गया है जिसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है, और उन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 2 मीटर अपार्ट है एज शोन बिलो। द बॉटम प्लेट इज फिक्स्ड, मतलब बॉटम प्लेट अगर फिक्स्ड है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0, एंड द अपर प्लेट मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। जो अपर प्लेट है वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है। यहाँ पर कुछ अजम्पशन भी हमें लेना है। अब वो अजम्पशन कौन सी है? विद अजम्पशंस ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, और उसके साथ साथ ये स्टेडी भी है और फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो भी है विद जीरो प्रेशर ग्रेडियंट। ये हमें अजम्पशन क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इन डायरेक्शन द मोमेंटम इक्वेशन सिंप्लीफाइड टू दिस। अब उस केस में क्या हुआ कि इन सारे अजम्पशन को लेते हुए जो यहाँ पर मोमेंटम इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के आया वो हमें क्या मिल गया? डी टी यू और डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से अभी हम लोग अपने क्वेश्चन को करने वाले हैं। इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लोअर फ्लूइड इज म्यू2, मतलब जो लोअर फ्लूइड है उसकी डायनामिक विस्कोसिटी म्यू2 है, और वो क्या है? ट्वाइस ऑफ व्हाट? अपर फ्लूइड विस्कोसिटी। मेन पूछ क्या रहा है कि वेलोसिटी एट द इंटरफेस। अब ये बोल रहा है कि जब दोनों फ्लूइड आपस में जहां पर मिल रहे हैं, कांटेक्ट बना रही है, तो वहां पर क्या स्पीड होगी फ्लूइड की, हमें वो बताओ। ये फिगर क्वेश्चन में दिया गया है, ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है। लोअर प्लेट फिक्स्ड है, अपर प्लेट मूव कर रही है क्या? 3 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों के बीच में दो डिफरेंट फ्लूइड को क्या किया गया? इन्वॉल्व किया गया, जिसमें से अपर वाले फ्लूइड की विस्कोसिटी हमने म्यू1 माना और लोअर वाले की म्यू2 माना, और जो लोअर वाले की विस्कोसिटी है वो अपर वाले से क्या है? डबल्स है। डबल्स होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड अगर जो जितना ज्यादा बॉटम मोस्ट पोजीशन पर अगर अपनी पोजीशन ले रही है, मतलब उसकी क्या होगी? वो फ्लूइड हेवियर होगी, और हेवियर बॉडी कहाँ? बॉटम बॉटम सरफेस को ही तो अचीव करेगी, मतलब उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर दिया गया। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा रोल ये देखो एक्सिस का, फिर से रोल आया। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डील किया था कि एक्सिस हमारे जैसे दी गई होगी उसके अलोंग ही हम लोग क्या करेंगे? थिकनेस की वैल्यू को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये फिक्स प्लेस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक्सेस दी गई है, तो अब हम लोग जो यहाँ पर हाइट लेंगे ये फिक्स प्लेट के रिस्पेक्ट में लेंगे। यहाँ पर समझना यह है कि ये जो ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया ये वेलोसिटी प्रोफाइल को दिखा रहा है। अब ये वेलोसिटी प्रोफाइल को ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन जो है, ये बॉटम में जो फ्लूइड है ये उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल को दिखा रहा है, और ये जो है ये अपर वाले फ्लूइड है ये उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल को दिखा रहा है। अब यहाँ पर डाउट आनी चाहिए कि इसको कम क्यों दिखाया गया और इसको ज्यादा क्यों दिखाया गया। एक्चुअली में ये जो एरो की लेंथ है ये दिखा रही है कि उसकी स्पीड की वैल्यू और मैग्नीट्यूड को दिखा रही है। तो यहाँ पर जो हमने बॉटम वाली लेयर को लिया वो कम लिया। क्यों? क्योंकि बॉटम लेयर में जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है, और जिसकी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर का क्या होगा कि वहां पर फ्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा। जब रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा तो मूवमेंट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो बॉटम लेयर के फ्लूइड की जो वेलोसिटी का यहाँ पर जो एरो लेंथ है वो कम दिखाया गया, मींस उसकी जो फ्लूइड की लेयर की जो मूवमेंट है अपर लेयर के कंपैरिजन में कम होगी।
और अपर लेयर में क्या मैंने लेंथ यहाँ पर एरो लेंथ ज्यादा दिखाया, लेकिन यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस हमें मिलेगी वो यूनिफॉर्म मिलेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी हर एक लेयर पर। अब ये कांस्टेंट क्यों रहेगी इसको अभी हम लोग समझेंगे इस वाले एक्सप्रेशन से। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये आ रहा है कि वेलोसिटी प्रोफाइल इज लेमिनार इन बोथ द केसेस और फ्लूइड, मतलब दोनों ही केस में जो हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है वो लेमिनार है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जंक्शन लेना है लेमिनार फ्लोइंग। तो ये हमारी मोमेंटम इक्वेशन डी टी यू और में डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लोग इंटीग्रेट किया बोथ साइड, तो हमें क्या मिल गया, डी यू ओवर में डी वाई इक्वल टू C1। C1 क्या यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। मतलब जैसे जैसे हम लोग प्लेट से, मतलब फिक्स प्लेट से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो जितना हमें यानी अपवर्ड डायरेक्शन जो डिस्टेंस मूव किया उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी का जो चेंजेज होगा उन दोनों की जो रेशियो लेंगे उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। मतलब सिंपल ये समझो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि जब भी हम लोग लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल देखेंगे तो उस केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, y के अलोंग लिनियरली मूव कर रही है। तो जब हम इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें कांस्टेंट ही तो मिलेगी ना, इसलिए ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अगेन हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो अब हमें क्या मिल गया, ये C1 कांस्टेंट है, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, C1y प्लस C2। C2 अगेन क्या है, कांस्टेंट है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था 9th या 8th क्लास में, y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर u को y कंसीडर कर लो और c1 यहाँ पर इसकी स्लोप मान लो, स्लोप m को रिप्रेजेंट कर दिया और y को x यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं और ये कांस्टेंट टर्म c2 इक्वल टू c, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें यहाँ पर क्या मिल गया कि जो हमारी वेलोसिटी का जो मूवमेंट है या जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो लीनियर होगी। तो ये बात समझ में आया कि मैंने यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर क्यों बनाया। तो अब जरा देखो, वी कैन अज्यूम लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ये हमने अज्यूम कर लिया, प्रूफ भी हो गया। If velocity profile is linear, then shear stress will be constant in gap everywhere। तो अब यहाँ पर हमने हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, लीनियर मिल गया। तो जब हम इसको वेरिएबल मतलब along the थिकनेस यहाँ पर क्या है, ये हमारी ये वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है y। तो जब हम इसको y के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हमारी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चेंज भी हो रही है वो भी लिनियरली, तो जब चेंज करेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे वेरिएबल के साथ तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब हम उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जिसकी वजह से हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाएगी तो शियर स्ट्रेस भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी एवरीवेयर। इवन इंटरफेस मतलब जहां पर दो फ्लूइड का कांटेक्ट हो रहा है वहां पर भी शियर स्ट्रेस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई। जब म्यू तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, और डी यू बाई डी वाई अगर कांस्टेंट है तो मतलब शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कांस्टेंट ही तो मिलेगी ना। तो हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर अज्यूम किया है कि जो यहाँ पर इंटरफेस के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको मैंने वी नॉट से रिप्रेजेंट किया है और जो हमारी टॉप प्लेट है यानी अपर प्लेट है उसकी वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट किया और ये गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर पुटिंग कर रहे हैं, अपर प्लेट के साथ क्या किया कि यहाँ पर टाउ1 रिप्रेजेंट किया और लोअर के लिए टाउ2। तो टाउ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू1 du। यहाँ पर du मतलब स्पीड एट द अपर प्लेट माइनस स्पीड एट द इंटरफेस, डिफरेंस लिया। और जो हमारी गैप आ रही है dy वो हमारी क्या है, y1 है। अगेन हम लोग लोअर फ्लूइड के लिए ले रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी म्यू2 है और यहाँ पर अपर लेयर कौन सी है, इंटरफेस है, तो इंटरफेस की वेलोसिटी म्यू नॉट है और हमारी लोअर प्लेट फिक्स्ड है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और y1 y2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो v नॉट की वैल्यू आई मींस इंटरफेस के पास जो स्पीड आई वो 1 मीटर पर सेकेंड